बड़ा ही शानदार हमारा चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इसे आज हम करने वाले हैं, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो हमारा अध्याय 9 है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसे हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, बिना स्किप किए वीडियो को देखें। तो आनुवंशिकी अध्ययन है। आनुवंशिक वंशगत विभिन्न लक्षणों को पूर्ण विषय के साथ वंशगत होना, विविधता यह जनक और संतति के लक्षणों को समानता की अवस्था। तो अब हम इसके 2 प्रकार देख लेते हैं, शारीरिक कोशिका की विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। तो पहला है, ये शारीरिक कोशिका में आती है, ये पीढ़ी में स्थानित नहीं होती, ये जीव विकास में सहायक नहीं है, इसमें उपार्जित लक्षण को कहा जाता है। यह जनन कोशिका में आती है, जो जनन कोशिका विभिन्नता है वह जनन कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानित होती है, जैव विकास में सहायक है, इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। तो इनके कुछ उदाहरण लेते हैं हम। कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संरक्षण। विभिन्नताएं कौन कौन सी है? जनन द्वारा परिलक्षित होते चाहे। एक तो लैंगिक जनन होता है, जनन 2 विधियों द्वारा होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं और डीएनए प्रकृति के समय न्यूरॉन त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। जो विभिन्नता हैं वो डीएनए में किसी कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। तो विभिन्नता पेशकार अधिक होती है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। क्रॉस संकरण के कारण गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा इनमें कुछ विभिन्नताएं आती हैं। तो विभिन्नताओं के लाभ देखते हैं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव पणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम के आधार पर बनता है। तीसरा, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्ण प्रणाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तन है। तो मेंडल का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेंडल का क्या योग था? विश्व वंशागति के नियम, इनके 3 नियम जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। मेंडल की आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आ सकता है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के VPRC 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल से दिखाई देते हैं। तो बीज का आकार गोल भी होता है, झुर्रीदार होता है। गोल को हम बड़े R से लिखते हैं और झुर्रीदार को छोटे r से लिखते हैं। और जो पीले रंग है उसे हम बड़े Y से लिखते हैं और इसे छोटे y से लिखते हैं। अब बीज का रंग भी आगे दे सकते हैं, फिर फूल का रंग और फिर फली का आकार। ये फली का रंग आ गया। फिर पुष्प की स्थिति, तो आप इस सारणी को देख लें। तो हम देखते हैं कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर परीक्षण किया उसमें क्या उन्हें गुण मिले। मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधे में VPRC विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई गई हैं। इसमें बताया गया कि आखिरकार मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही क्यों न चुना, बाकी पौधों को क्यों नहीं चुना। तो इसमें पहला लक्षण हमने पढ़ लिया। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है। सामान्य स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परम्परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। तो ये कुछ उदाहरण है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे 7 विशेषक, तने की ऊंचाई, फूल की ऊंचाई, तो यह भी आप पढ़ लें। एकल संकरण, ये हम पढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड, मटर के 2 पौधों की एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण, लंबे पौधे तथा बोने पौधों के मध्य संकरण। तो हम एकल संक्रम को समझ सकते हैं कि जो हमारी F1 पीढ़ी है ये, उसे हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, 2 बड़े टी और 2 छोटे टी। जब इस एक बड़े टी का इस छोटे टी के बीच संपर्क कराया जाता है तो ये आता है, और फिर इसी द्वारा टी का दूसरे टी के द्वारा संपर्क कराया जाता है तो एक बड़ा टी एक छोटा टी प्राप्त करता है। इसी प्रकार हमें ये दूसरे भी प्राप्त होते हैं। तो इसे भी हम सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें सभी में टी बड़ा है।
तो हमें ये सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो अब क्रॉस इन दोनों में कराया जाता है, फिर इन दोनों में क्रॉस करवाया जाता है तो हमें F2PD प्राप्त होती है। तो अब टी का क्रॉस इन बड़े टी का क्रॉस बड़े टी में कराया जाता है तो हम 2 बड़े टी प्राप्त होते हैं, और फिर बड़े टी का क्रॉस छोटी टी में कराया जाता है तो हमें एक लंबा और एक छोटा टी प्राप्त होता है। फिर इस छोटे टी का क्रॉस बड़े टी में कराया जाता है तो कैपिटल हमेशा अक्षर बड़ा अक्षर पहले आता है, तो एक बड़ा टी एक छोटा टी हमें प्राप्त होता है। और इसके पश्चात जब एक छोटे टी का इसी छोटे टी का क्रॉस दोबारा इस छोटे टी में कराया जाता है तो हमें बोना पौधा प्राप्त होता है। तो इसमें हमें एक लंबा पौधा, एक बोना पौधा और 2 मध्यवर्गीय पौधे प्राप्त होते हैं। अवलोकन: प्रथम पीढ़ी तृतीय पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हैं। F2PD में 3/4 लंबे और वह 1/4 बोने हैं पौधे हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी है F1 पीढ़ी, उसमें जो सभी पौधे हैं वो तो लंबे हैं, अर्थात 4/4 मतलब कि 4 के 4 पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं। परंतु जो हमारी F2 पीढ़ी है उसमें 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है ये 3/4 मतलब कि 4 में से हमें 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं और 1 पौधा बोना प्राप्त हुआ है, अर्थात 1/4। तो जीनोटाइप F2 3:1 बनेगा, 3 लंबे और 1 पौधा बोना हुआ। जीनोटाइप F3 1:2:1 बनेगा, क्योंकि हम आगे इसकी F3 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो ये अनुपात प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलते हैं आखिरकार? निष्कर्ष ये निकलते हैं कि टी व टी 2 बड़े टी व एक टी बड़ा एक छोटे दोनों लंबे पौधे हैं यदि टी बोना पौधा है। टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने की प्रक्रिया है, जबकि बोने के लिए टी की प्रतिक्रिया टी होती है। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण। वे लक्षण तो ये बिल्कुल ही आसान है, जो लक्षण हमें प्रकट होते हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो प्रकट नहीं होते वह प्रभावी। जो बड़े टी वाले लक्षण है वो तो प्रभावी लक्षण है, जबकि जो छोटे टी वाले लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। तो द्विसंकर तो हमने पहले पढ़ा, एकल संकर, अब करते हैं द्विसंकर। मटर के पौधे 2 पौधों ने 2 जोड़ी विकल्पों लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया। किसने करवाया? मेंडल ने। तो हमें ये सारणी अच्छी तरह से याद करनी है। आपको मैं दूसरी वीडियो में इस सारणी को याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। याद करने की क्या, इसे समझने की, जिसे आप कभी भी अपनी उम्र में नहीं भूल सकते। तो इस ट्रिक से हम इस पीढ़ी को समझेंगे, तो आप एक बार इसे ध्यान से समझ लें। और पूछ सकता है कि अगर लक्षण और परिप का अनुपात क्या होता है, तो जो 9 गोले होते हैं वह पीले होते हैं, लाल गोले हैं हरे हैं, 9 गोले एक जैसे हैं, 3 गोले एक जैसे हैं, जुरीदार पीले 3 गोले हैं, जुरीदार 1। जो ये लास्ट में 1 है जुरीदार गोला वो ये है, छोटा R और छोटा Y। और बाकी के 9 जो पीले होते हैं वो इसमें छाट सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूर्ण अध्ययन करूंगा, तो दूसरी वीडियो हमारी ज़रूर देखें और तब तक के लिए इसके लिए वेट करें। तो द्विसंकर क्रॉस के परिणाम, जिनमें जनक 2 जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। तो हमें ये प्राप्त हुआ कि F2 पीढ़ी में जो गोल बीज थे उनमें पीले बीजों की संख्या 9 थी और गोल बीज हरे बीजों की संख्या 3 थी, एवं झुर्रीदार बीज 3 थे और झुर्रीदार हरे बीज 1 थे। तो इसका अनुपात यह बनता है कि 9:3:3:1, कि 9 तो पीले बीज हैं, गोलदार बीज हैं, और 3 हरे बीज हैं, और झुर्रीदार पीले बीज 3 हैं, और एक लास्ट बचा वो बीज हरे बीज हैं। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति रंग को स्वतंत्र वनस्पति मिली। तो हमें मिला गोलाकार पीले बीजों की, और हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऐसे मिले हैं पीले बीजों की, एक तो गोल मिले हैं और एक झुर्रीदार मिले हैं। 2 प्रकार की यह मिले हैं कि हमें पीले बीज प्राप्त हुए हैं। तो दूसरा है एक गोल हरे बीज और झुर्रीदार हरे बीज, तो ये हम हरे बीज प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमें 2 प्रकार की आकृति मिली है। तो लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? कोशिका के DNA पे, फिर जीन DNA की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है कि हम सोचते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई
कोशिका होती है, परंतु कोशिका की एक सबसे छोटी इकाई जीन होती है। जीन में ये डीएनए सबसे छोटी इकाई होती है, फिर सूचना स्रोत, फिर प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, एंजाइम व हार्मोन। आप इसे समझ लें। लिंग निर्धारण, आखिरकार लड़का और लड़की का लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उसमें एक ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा एक पक्षी है जिसका जो लिंग निर्धारण है वह अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जबकि मनुष्य के इसके विपरीत होता है। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र में निर्भर करता है, XX मादा जबकि XY नर होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है हमारा, तो इसे हम समझ भी जाएंगे कि मानव में जो XY होता है और मादा में हमेशा XX होता है। तो मादा हमेशा X युग्मक छोड़ती है। तो हमें बता दें, अगर मैं बता दूं आपको कि अगर जो पुरुष हैं, हम इसमें पढ़ लेते हैं कि आधे बच्चे लड़की आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता X गुणसूत्र को प्राप्त करती है, मतलब कि अपनी माता से वह हमेशा X गुणसूत्र को प्राप्त करते हैं। तो अब बात आ गई कि लड़के और लड़की का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो पुरुष के द्वारा लड़का और लड़की का लिंग निर्धारण होता है। उन्हें अपने पिता से किस प्रकार के गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो वह लड़की, जिससे Y गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो वह लड़का होगा। तो बहुत ही आसान सी बात है कि मादा जो उनकी मम्मी जी होती हैं वो हमेशा X गुणसूत्र देती हैं। अगर उनके पिता Y गुणसूत्र देते हैं तो वो हमेशा लड़की होगी, और X गुणसूत्र देते हैं वो लड़का होगा। तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। तो हमने आनुवंशिकता के प्रत्येक प्रकार को पढ़ लिया। तो हम पढ़ते हैं जैव विकास का अध्ययन करते हैं। विकास क्या होता है? वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीसीज का उद्भव हुआ। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें और देख लें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे हरी झाड़ियों में नृत्य से थे। यह प्राकृतिक चयन को द्वारा किया गया कि जीवों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में ये बताया गया। इससे क्या निष्कर्ष मिलते हैं हमने, तो ये बताया गया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यही करते हैं हम। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। तो उपार्जित लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं। तो जो उपार्जित लक्षण है वो आनुवंशिक लक्षण के बिल्कुल भिन्न है। उपार्जित लक्षण ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वे अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानित नहीं होते, मतलब कि इसमें कोई भी अंतर नहीं आता डीएनए में। आगे चलते हैं कि जैव विकास में सहायक नहीं है। जो उपार्जित लक्षण है उसमें जैव विकास में सहायक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अल्प पोषी श्रृंखला के आधार पर कमी। आनुवंशिक लक्षण पढ़ लेते हैं। ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तो अगली पीढ़ी में स्थानित होते हैं। जैव विकास में सहायक है। जो आनुवंशिक लक्षण है वो जैव विकास में सहायक है। उदाहरण के लिए मानव की आंखें, बाल के रंग। तो जाति उद्भव किस प्रकार होता है? जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से होती हैं। तो हम यहाँ पर अपना पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं। आशा होगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो प्लीज़ लाइक वीडियो। तो दूसरे पार्ट का हमारा इंतज़ार कीजिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।